लास्ट क्लास में हमने सेट पढ़ा था। इस क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फंक्शंस, स्टेटस रिलेशन एंड फंक्शंस। तो शुरुआत करते हैं हम इस क्लास की। तो इफ़ यहाँ पर देख सकते हैं, इफ़ आर इज़ द रिलेशन इज़ फैक्टर ऑफ एन। यहाँ पे एक रिलेशन है आर। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन यानी कि हमारे पास दो सेट है, ए सेट है और बी सेट है। तो उन दोनों के बीच में अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हमें उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हमें किसी न किसी तरीके से ए सेट को रिलेट करना होगा बी सेट से, ठीक है, या बी सेट को रिलेट करना होगा ए सेट से, तभी इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है ए रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है? इज ए फैक्टर ऑफ, यानी कि अगर यहाँ पे देखें कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ 5, तो ये रिलेशन ट्रू है, 1 फैक्टर ऑफ 5 है, बट 5 इज ए नॉट फैक्टर ऑफ 1, तो बट ये रिलेशन फॉल्स है। और बट ये रिलेशन फॉल्स है कि 5 1 का फैक्टर नहीं होता, ठीक है, मतलब ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 1। एंड वी राइट दिस एज 1R5 बट नॉट 5R1। तो 1R5 का मीनिंग क्या है? 1R5 का मीनिंग है 1 रिलेशनशिप विद 5, 1 रिलेशन 5, ठीक है, बट 5 रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा? नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज 5 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ 1। हेयर आर रिलेट्स ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑर्डर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ एलिमेंट या फिर ऑर्डर मैटर्स, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम कि अगर हम बनाए रिलेशन तो रिलेशन समथिंग ऐसा होगा ए कोमा बी, ठीक है, ए कोमा बी, यानी कि ए इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, बी इज द सेट एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो जो रिलेशन बनने के बाद हमें मिलेगा पेयर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? ए कोमा बी। इफ वी ट्रीट आर इज ए सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन, देन अगर रिलेशनशिप क्या है? सबसेट है एन क्रॉस एन, ठीक है, तो आर कैसे लिखेंगे हम फंक्शन रिलेशन को? रिलेशन इज एक्स कोमा वाई, ये रिलेशन है एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन वेयर एक्स रिलेशन विद वाई। एक्स और वाई का मीनिंग है एक्स रिलेट विद वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,5। 1,5 क्या है? 1,5 हमारा रिलेशन है, ये क्या नहीं, 1 इज द फैक्टर ऑफ 5 जो कि बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? रिलेशन से बिलोंग करता है, बट 5,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, जो हमारा रिलेशन है, क्योंकि 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 1। अब देखते हैं हम डेफिनेशन। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट एस। कोई भी रिलेशन हमने डिफाइन किया सेट एस पे, सेट एस पे कोई भी रिलेशन डिफाइन किया तो जो रिलेशन होगा इज ए सबसेट ऑफ एस क्रॉस एस। तो क्या होगा? हमेशा एक सबसेट होगा एस क्रॉस एक्स। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि एक रिलेशन है आर इज द रिलेशन ग्रेटर देन। जो रिलेशन है हमारे पास वो क्या है? ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का रिलेशन है, तो अगर हम लिखे 3R2 यानी 3 इज ग्रेटर देन 2, ये रिलेशन ट्रू है, तो ये रिलेशन ट्रू है। और ये देखते अगर ये देखें 1/n रिलेशन 1/n+1, 1/n की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी? n+1 इज ग्रेटर देन n, सो 1/n+1 इज ग्रेटर देन 1/n इज ग्रेटर देन 1/n+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो रिलेशन जो बना हमारा रिलेशन क्या है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ q क्रॉस q। q इज द रेशनल नंबर, ठीक है। तो आर जो सबसेट बना वो बना किसका? q क्रॉस q। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3,2 बिलोंग्स टू आर। 3 इज ग्रेटर देन 2, ये किससे बिलोंग करता है? रिलेशन से। ये आर क्या डिफाइन कर रहा है? आर डिफाइन कर रहा है रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आवर फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट? तो बेसिकली हमारा जो भी रिलेशन होगा वो क्या होगा? सबसेट ऑफ एस क्रॉस एस का होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक सेट है हमारे पास ए जो कि है 1 2 3। तो ऐसे मिलते हैं, सेट क्या है? एस। तो इस पर हमने रिलेशन अप्लाई किया कि एस इज ग्रेटर ए इज ग्रेटर देन बी। ये क्या है? ए रिलेशन बी। तो ए इज ग्रेटर देन बी, तो एस सबसेट जब हम ये रिलेशन अप्लाई करेंगे
तो ए इज ग्रेटर देन बी कौन क्या है 2 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, और क्या हो सकता है 3 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो ये हमारे क्या बनेगा रिलेशन का सेट बनेगा, आर रिलेशन का सेट बनेगा। अगर हम एस क्रॉस एस निकाले, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले एस का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे ये 1 ये कोमा 2 ये कोमा 3 है, तो सॉरी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 1 कोमा 1, यानी कि इस सेट एस का किसके साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं एस सेट के साथ। तो 1 कोमा 1, 1 कोमा 2, 1 कोमा 3, 1 कोमा सॉरी 2 कोमा 1, 2 कोमा 2, 2 कोमा 3, ऐसे ही 3 कोमा 1, 3 कोमा 2, 3 कोमा 3। तो अगर हम ये देखें एस क्रॉस एस जो हमारे पास सेट है उसमें कितने ऑर्डर पेयर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्डर पेयर है। हम जानते हैं एन टू एन होते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कोई भी अगर सब सेट एस है। तो अगर हम रिलेशन देखें रिलेशन में 2 1 है 3 1 है एंड 3 2 है, तो 2 1 और 3 1 और 3 2। तो बेसिकली ये क्या है ये दिस इज द सबसेट ऑफ एस क्रॉस एस, यानी कि जब भी हम कोई रिलेशन डिफाइन करेंगे किसी भी सेट एस पर ऑलवेज हमेशा जो रिलेशन मिलेगा वो क्या होगा सबसेट ऑफ एस क्रॉस एस, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एस का सबसेट होगा। ठीक है, सिंस ए रिलेशन ऑन एस इज ए सबसेट ऑफ एस क्रॉस एस, टू रिलेशन आर कोई मेरे पास दो रिलेशन है R1 एंड R2, द एस विल बी डिस्टिंक्ट इफ सेट R1 एंड R2 आर डिफरेंट, आई R1 नॉट इक्वल टू R2। यानी कि अगर ये हमारे पास सेट एस है तो हम कह सकते हैं इस सेट एस पे दो रिलेशन अप्लाई किए R1 एंड R2, ये दो रिलेशन तभी वैलिड है जब क्या होगा R1 नॉट इक्वल टू R2। अगर R1 इक्वल टू R2 होगा तो एक ही रिलेशन होगा, दो रिलेशन नहीं कह सकते हैं। तो ये R1 रिलेशन है ये M1 1 2, ऐसे R2 रिलेशन से जो सेट है R2 रिलेशन का सेट है 2 1 एंड 1 2। ठीक है, बट R1 नॉट इक्वल टू R2, R1 एंड बोथ रिलेशन आर अप्लाई ऑन द S। तो बोथ रिलेशन R1 एंड R2 बोथ आर सबसेट ऑफ S क्रॉस S हम देख चुके हैं। डेफिनेशन ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट S इज सेड टू बी, कोई भी रिलेशन है R जो किसी भी सेट पर हमने अप्लाई किया इस सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। वो रिफ्लेक्सिव कब होगा जब A रिलेट विद A, यानी कि कोई भी हमारे पास रिलेशन है ये A, तो x y दो सेट है x एंड y, इसमें A भी है हमारे पास। तो अगर x रिलेशन y इज क्या है A, A बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है कि इट इज द रिलेशन ऑफ डिफाइन ऑन ए सेट इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। ये क्या है कि रिफ्लेक्सिव, ये दोनों सेट हमारे पास एक्स वाई है इक्वल नहीं होंगे, एक्स इक्वल टू वाई होगा, एस इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, तो अगर हमें चेक करना है कि हमारा सेट रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो रिलेशन जो रिलेशन है हमारा सेट एस के ऊपर वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, अगर चेक करना है तो क्या चेक करेंगे। अगर ए का एलिमेंट्स ए के साथ रिलेट कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू सेट एस, इसका मतलब ये है कि क्या है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ए रिलेशन विद बी, अगर ए रिलेशन जो बी के साथ रिलेशन बना रहा है वही रिलेशन बी ए के साथ बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है दिस इज सिमेट्रिक। यानी कि सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है, द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक इफ ए रिलेशन विद बी और बी रिलेशन विद ए इज इक्वल, और द रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए रिलेशन विद बी एंड बी रिलेशन विद सी implies that ए रिलेशन विद सी, यानी कि ए बी के साथ रिलेशन है, बी का आर एक सी के साथ रिलेशन आर है, तो ए का रिलेशन सी के साथ भी आर ही होगा। ठीक है,
where ABC also all belongs to set S. If AB belongs to R, then BC belongs to R, then AC also belongs to R. इसका मीनिंग क्या है कि एक रिलेशन है AB ये BC, तो अगर इन दोनों में रिलेशन है तो AC में ऑटोमेटिकली रिलेशन हो जाएगा। अगर AC में ऑटोमेटिकली रिलेशन हो गया सेम, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। When we have mentioned relation from x to x or x to y, x and y, अगर हम कोई भी रिलेशन मेंशन करें, हमारे पास कोई भी रिलेशन है जो x to x है या फिर x to y है, ठीक है, या y to x भी हो सकता है, ठीक है, तो x और y क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। द रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन द एम्प्टी सेट टू। दिस रिलेशन यानी कि ऐसे अगर हम x to y या x to y या x to x या y to y या y to x कोई भी रिलेशन है, तो अगर रिलेशन हम एम्प्टी सेट पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि मान लो एक्स सेट क्या है, बेसिकली नल सेट है, तो अगर नल सेट पे हम कभी भी कोई रिलेशन अप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं एम्प्टी एंड नल रिलेशन, ठीक है। इफ़ वी अप्लाई ए रिलेशन ऑन ए एम्प्टी सेट और नल सेट, then the relation is called empty and null relation. A relation R on a set S is called equivalence relation if R is, अगर कोई भी रिलेशन R है तो सेट S पर कोई रिलेशन R डिफाइन किया हमने, तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहेंगे जब क्या हो, R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करें, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ठीक है। देख सकते हैं, लेट x बी टू सेट्स, ए रिलेशन फ्रॉम x टू y इज ए सबसेट ऑफ x क्रॉस y, यानी कि कोई भी रिलेशन हमने x और y के बीच में डिफाइन किया, सेट x और सेट y के बीच में, तो x से टू y जो रिलेशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सबसेट ऑफ x क्रॉस y, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन की। व्हाट इज फंक्शन? ए फंक्शन f फ्रॉम ए सेट ए नॉन एम्प्टी सेट बी, एक फंक्शन f है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विच एसोसिएट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। तो अगर ये ए हमारे पास सेट है, ये बी सेट है, तो इस सेट का जो एलिमेंट्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डोमेन, बेसिकली क्या बोलते हैं, डोमेन। तो जो भी एलिमेंट है इस सेट के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट जरूर रिलेट होगा, यानी कि एक सेट से एक एलिमेंट रिलेट होगा, तो यानी कि ईच एलिमेंट के लिए रिलेशन जरूर होगा बी सेट में, तभी हम क्या बोलेंगे, ये एक फंक्शन है। अगर ऐसा नहीं है, कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ पे बी सेट के साथ रिलेट नहीं है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव रिलेट्स विद वन एलिमेंट ऑफ बी। तो ए सेट है तो इसे हम बोलेंगे डोमेन ऑफ एफ फंक्शन, ये क्या है, को डोमेन ऑफ एफ फंक्शन बी को। एंड रेंज ऑफ एफ फंक्शन क्या होगी, रेंज ऑफ एफ फंक्शन होगा जो एलिमेंट रिलेट है ए सेट के एलिमेंट के साथ, तो जो भी एलिमेंट 1 2 3 रिलेट्स है ए सेट के एलिमेंट के साथ, तो वो क्या होगा, रेंज ऑफ सेट बी, रेंज ऑफ फंक्शन एफ की रेंज होगी। तो रेंज क्या होगा, रेंज हम देख सकते हैं यहाँ पर, रेंज ऑलवेज भी सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये पूरा वोल कोडोमेन है, और रेंज क्या है 1 2 3, तो ये क्या है, सबसेट ऑफ दिस वोल, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इफ f associate with b, if f associate with a belongs to a, the element 2 belongs to b, ये 2 है एलिमेंट जो b से बिलोंग कर रहा है, इधर a है एक एलिमेंट जो a से बिलोंग कर रहा है। वी राइट f इक्वल टू 2, हम क्या लिखेंगे इस फंक्शन को, f इक्वल टू 2, यानी कि फॉर वैल्यू ऑफ x, ये अगर बात करें a की, तो x वैल्यू के लिए, a वैल्यू के लिए हमें जो फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2, हमारा फंक्शन क्या होगा 2।
एंड टू इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट ए। तो टू क्या होगा, बेसिकली टू को हम कहेंगे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ, ये टू इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट ए या एट ए के ए पर जो फंक्शन एफ की वैल्यू है वो क्या है हमारी 2 है। ठीक है, ए इज ये हम देख सकते हैं ए इज कॉल्ड डोमेन, जैसे कि हमने पीछे देखा ए क्या है, ए डोमेन है। और सेट एफ ए एंड बी इज द कोडोमेन ऑफ एफ। सेट एफ ए हमारे पास एक सेट है एफ ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ एफ। एज यू कैन सी दैट द रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ। तो ये हम स्टडी कर चुके हैं अभी। तो जो रेंज होगी, रेंज ऑफ एफ होगी, वो हमेशा क्या होगी, सबसेट ऑफ बी, यानी कि सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन का ऑलवेज क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो इफ ए फंक्शन, एक फंक्शन है हमारे पास ए टू बी, देन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए वी एसोसिएट विद सम एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि हर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि हर एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, सारे एलिमेंट ऑफ ए सेट, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट शुड हैव रिलेशन विद बी एलिमेंट्स, शुड बी रिलेशन बी एलिमेंट्स। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए वी एसोसिएट विद ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। केवल अगर कोई फंक्शन है तो एक एलिमेंट के लिए केवल एक एलिमेंट ही एसोसिएट होगा, यानी कि डी से केवल 3 पे जा सकता है, डी से 4 पे नहीं जा सकता। अगर डी से 4 पे गया, यानी कि 4 इज द फंक्शन ऑफ डी एंड 3 इज द फंक्शन ऑफ डी, तो दैट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ईच, कहने की बात ये है कि अगर ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव वन रिलेशन विद ईच एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, वन रिलेशन विद एलिमेंट ऑफ बी। So if A belongs to A, FA belongs to B, as well as FA belongs to B1, FA belongs to B2, then B1 equal to B2। यानी कि अगर हमारे पास एक A है, तो एक फंक्शन है FA, तो FA belongs to, अगर R1 से रिलेट है, FA also relate with R2, तो R1 और R2 should be same, बिकॉज एक एलिमेंट से एक एलिमेंट पे रिलेशन जा सकता है, एक से 2 एलिमेंट पे रिलेशन नहीं जा सकता। इसे याद रख सकते हैं, अगर एक चाइल्ड है और ये सेट ऑफ मदर है, तो एक चाइल्ड से एक ही मदर मिल सकती है हमें, यानी कि एक चाइल्ड की एक ही मदर हो सकती है। दो ऐसा नहीं हो सकता कि एक चाइल्ड की 2 मदर हो, यानी कि एक सेट से अगर हम सेट से के एक एलिमेंट से इस पे जाएंगे तो एक एलिमेंट पे जा सकते हैं। एक ही फंक्शन एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेगा, वेयर एंड, और जो रिलेशन, बट 2 चिल्ड्रन हैज़ आल्सो 1 मदर, दो बच्चों की एक मदर हो सकती है। तो ठीक है, दो चाइल्ड के लिए, 2 चिल्ड्रन के लिए एक मदर हो सकती है, बट एक चिल्ड्रन के लिए 2 मदर कैन नॉट बी पॉसिबल। तो फॉर ए रिलेशन, फॉर ए फंक्शन एफ, देयर शुड बी एवरी एलिमेंट हैव आल्सो मदर इन दैट कोडोमेन। हर एलिमेंट के लिए कोडोमेन के अंदर मदर होना जरूरी है, कोई ना कोई एक मदर होना जरूरी है, तभी हमारा फंक्शन एफ डिफाइन होगा। टू एंड मोर एलिमेंट्स ऑफ ए कैन बी एसोसिएट विद सेम एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों की एक मदर हो सकती है। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट ए सेट के अंदर हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, in a same element of B, there can be A1 A2 belongs to B and one not equal to A2। some other term commonly used for function is, फंक्शन के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं, तो हम जो हमने फंक्शन बनाया था यहाँ पे, इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को हम मैप या मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑपरेटर। तो ये भी जो भी ये फंक्शन है, इसे हम बोल सकते हैं मैपिंग, या इस मेथड को हम बोलते हैं मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेटर। सेवरल डिफरेंट फंक्शन कैन बी डिफाइंड विद ए सेम डोमेन, यानी कि हम अगर हम यहाँ बात करें, ये हमारे पास फंक्शन है
ए से 2, बी से 3, सी से 1 और डी से 3। तो अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन हम इसमें ये भी बना सकते हैं, ए टू 4, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, ए टू 4, बी टू 5, सी टू 1 एंड डी टू 3। एक ये फंक्शन हमने ये बना दिया, तो 2 फंक्शन बन गए। यानी कि कहने का मतलब है हम एन नंबर ऑफ फंक्शन बना सकते हैं फ्रॉम 2 सेट, यानी कि 2 सेम डोमेन और सेम को डोमेन से हम एन नंबर ऑफ फंक्शन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो several different function can be defined with the same domain and same codomain. When a relation from A to B does not satisfy the requirement for the being a function, then we can say that this is not a well defined function. ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, अगर ये हमारे यहाँ पर यहाँ पे एक सेट है A 1 2 3 अप टू 10 तक का, और दूसरा सेट है B 1 5 7। तो अगर ये फंक्शन है अल्फ़ा A टू B, फंक्शन क्या है अल्फ़ा 1 इक्वल टू 1 एंड यानी कि 1 के लिए A के लिए वैल्यू क्या है 1, और अल्फ़ा 1 इक्वल टू 5 यानी कि A की 1 वैल्यू के लिए देयर इज अनदर फंक्शन 5, यानी कि एक ही डोमेन से 2 एलिमेंट पर, डोमेन के एक एलिमेंट से 2 एलिमेंट पर एक फंक्शन डिफाइन कर हुआ है। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि एक एलिमेंट से सिर्फ एक एलिमेंट पर फंक्शन बन सकता है, यानी कि अगर डोमेन का एक एलिमेंट है उससे केवल डोमेन के एक ही एलिमेंट पर फंक्शन बनाया जा सकता है। इसलिए ये फंक्शन क्या है, नॉट वेल डिफाइन, ये प्रॉपर डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट से 2 फंक्शन बन रहे हैं जो कि नॉट पॉसिबल है। एक ही एलिमेंट से एक ही एलिमेंट से दो सेम फंक्शन बन रहे हैं जो कि नॉट पॉसिबल है। टू फंक्शन f एंड g आर सेड टू बी इक्वल, 2 फंक्शन है हमारे पास f एंड g, फंक्शन f एंड फंक्शन g आर सेड टू बी इक्वल इफ डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g। 2 फंक्शन तभी इक्वल होंगे जब डोमेन ऑफ f, यानी कि अगर डोमेन की बात करें तो ये डोमेन है, डोमेन ऑफ f इक्वल टू क्या हो, डोमेन ऑफ अनदर फंक्शन g, हमारे पास दूसरा फंक्शन हो g। ठीक है, और fx इक्वल टू gx, fx इक्वल टू gx हम जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन को हम के अंदर जो रेंज है 1 2 3 रेंज है, तो इसे क्या बोलेंगे fx, इसे क्या बोलेंगे फंक्शन, यानी कि ये क्या है फंक्शन ऑफ x या f ऑफ a बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ a सेट। तो ये फंक्शन f ऑफ a, ये ठीक है, ये f ऑफ b एंड f ऑफ d भी कह सकते हैं, ये f ऑफ c है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है f है। तो यहाँ पर अगर देखें f ऑफ x शुड बी इक्वल टू g ऑफ x, यानी कि जो ये f ऑफ x है वो किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज जो है, रेंज है वो f ऑफ x यानी कि रेंज जो होनी है वो दोनों की रेंज इक्वल होनी चाहिए। यानी कि 2 फंक्शन है हमारे पास f एंड g, इज सेट टू बी इक्वल, हम इक्वल तब कहेंगे जब दोनों की रेंज क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x, या फिर हम कह सकते हैं द रेंज ऑफ f शुड बी इक्वल टू रेंज ऑफ g। एक फंक्शन f a टू b इज कॉल्ड टू वन फंक्शन। अब फंक्शन को डेफिनेशन हम कुछ फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि एक फंक्शन है वन फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन f a टू b इज सेड टू बी वन या इंजेक्टिव फंक्शन इफ f रिलेट्स विद डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ b। यानी कि अगर फंक्शन डिफरेंट एलिमेंट से डिफरेंट एलिमेंट पर रिलेट्स हो रहा है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन फंक्शन। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फंक्शन में हर एलिमेंट हर डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिलेट है, 1 p के साथ, 2 q के साथ एंड 3 r के साथ। तो हर एलिमेंट क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिलेट है, तो ये फंक्शन क्या है, वन फंक्शन। एक फंक्शन f a टू b इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव, वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऐसे ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव, इफ रेंज ऑफ f इज सेम एज इट्स कोडोमेन। अगर रेंज ऑफ f है, यहाँ पे देखेंगे रेंज ऑफ f क्या है, p q r इज द रेंज एंड
कोडोमेन इज पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस नॉट इक्वल टू पी क्यू आर, तो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। बट यहाँ पे देखें तो कोडोमेन क्या है पी क्यू एंड रेंज क्या है, रेंज भी पी क्यू। रेंज वो होता है जिसपे कोई फंक्शन रिलेट कर रहा हो, सेट ए से इस पर कोई भी फंक्शन रिलेट कर रहा हो बी सेट में, तो वो क्या होगी रेंज। तो रेंज यहाँ पर पी क्यू है, और कोडोमेन क्या है, बी के अंदर जितने एलिमेंट होने चाहिए वो भी कितने हैं, पी एंड क्यू। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन बिकॉज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। तो एक फंक्शन एफ ए टू बी इज बोथ वन वन एंड ऑन टू इज इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों है, तो दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन। ठीक है, अब है अगला टॉपिक कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, दो फंक्शन को एक साथ मिक्स करना। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है जैसे कि हमारे पास ये सेट ए है, ए और सेम सेट है ए, तो अगर कोई भी फंक्शन रिलेट करता है ए सेट से और ए सेट के साथ, यानी कि सेम सेट को रिलेट करता है, सेम सेट के जो एलिमेंट्स है वो सेम सेट के एलिमेंट को रिलेट करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो फंक्शन क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आई ए ऑफ ए, तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए, यानी हमारा सेट ए है, तो सेट ए के ऊपर आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो क्या होगा, आई ए इक्वल टू क्या होगा, ए। ठीक है, तो ये फंक्शन ए को ए से रिलेट करेगा। तो इट इज़ बाइजेक्टिव, यानी कि सेम क्या होगा, इसकी जो कोडोमेन होगी और रेंज होगी वो इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं इट इज़ सर्जेक्टिव, यानी कि ऑन टू फंक्शन। और एवरी एलिमेंट के लिए कि एक एलिमेंट है ए सेट में, तो ईच एलिमेंट के एक एलिमेंट है, तो इसे हम कह सकते हैं वन वन फंक्शन। अब बात करते हैं हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अगला टॉपिक कॉम्पोजिशन फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का मीनिंग है कि दो फंक्शन को एक साथ मिक्स करना। तो अगर हम दो फंक्शन को एक साथ मिक्स करते हैं तो हम क्या कहेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ दैट फंक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3, दूसरा सेट है बी 1 2 3 4, और तीसरा सेट है हमारे पास सी 1 4 9 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं एफ फंक्शन क्या सेट ए और सेट बी को रिलेट कर रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एस, यानी कि अगर एक्स 1 है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ 1 क्या होगा 1, एफ 2 क्या होगा, एफ 2 2, एफ 3 3, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ, यानी कि तो 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1। और दूसरा फंक्शन है ये फंक्शन जो ए बी सेट को सी सेट से रिलेट कर रहा है, जो फंक्शन वो फंक्शन क्या है जी, तो जी ऑफ वाई बोल सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स ये फंक्शन क्या है, ये क्या है एफ एक्स को हम वाई बोल सकते हैं, तो जी ऑफ वाई या जी ऑफ एफ एक्स बोल सकते हैं इज वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या है, हियर वाई इज द एफ एक्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जी ऑफ वाई, एफ एक्स क्या है 1 2 3 क्या है एफ एक्स, यानी कि f1 f2 f3 इज 1 2 एंड 3। तो जी वाई क्या होगा, जी वाई यानी कि जी ऑफ एफ एक्स, क्योंकि वाई और एफ एक्स इक्वल है, तो यहाँ पे जी ऑफ वाई यानी कि ये एलिमेंट क्या है हमारे, वाई है। तो जी ऑफ वाई क्या है वाई स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड अनदर एलिमेंट इज 12। तो यहाँ पे अगर हम ए को सी से रिलेट करने जाए, ए को सी से रिलेट करेंगे तो हमारा जो फंक्शन बनेगा नया फंक्शन, उसे क्या बोलेंगे एच ऑफ एक्स, और वो क्या होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसे क्या बोलेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स।
तो जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, दिस इज फंक्शन इक्वल टू एच एक्स, जो सेट ए को सेट सी से रिलेट करता है। तो यहाँ पे जी ऑफ एफ वन किसके लिए है? 1 के लिए, तो 1 मिलेगा। जी ऑफ एफ टू से हमें 4 मिलेगा, और जी ऑफ एफ थ्री क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है? 1 1 फंक्शन है। सो एफ इज ए ऑल्सो 1 1 फंक्शन, बिकॉज एवरी ईच एलिमेंट से हर एलिमेंट पर फंक्शन वैलिड है। ये यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। ए और बी सेट के बीच में जो फंक्शन है एफ, बी और सी सेट के बीच में जो फंक्शन है जी, और ए और सी सेट के बीच में जो फंक्शन है वो क्या है? जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ यानी कि जी ऑफ एफ को बोल सकते हैं जी ऑफ वाई बोल सकते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स इज द थर्ड फंक्शन, इसे हम क्या बोल सकते हैं? एच एक्स भी इस फंक्शन को बोल सकते हैं, थर्ड फंक्शन। ठीक है, तो हमारा दो फंक्शन थे एफ एंड जी, उनके बीच कॉम्पोजिशन किया तो हमारा एक फंक्शन बन गया जी ऑफ एफ एक्स, या एफ ऑफ जी एक्स भी बन सकता है। ठीक है, अगर हम इन्हें रिवर्स कर दें, ठीक है, यानी कि सी टू बी, बी टू ए जाए तो एफ ऑफ जी एक्स बन सकता है। नोट दैट फॉर जी ऑफ एफ टू बी डिफाइंड ऑल वी नीड दैट रेंज एफ डोमेन जी, यानी कि इसके कहने का मतलब है जो रेंज ऑफ एफ है, एफ की रेंज क्या होगी? जो इसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और जो रेंज ऑफ एफ है शुड बी डोमेन ऑफ जी की डोमेन क्या होगी? जो इस बी के अंदर एलिमेंट है। तो जितने बी के अंदर एलिमेंट है एज्यूम कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इस बी सेट में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 1 4 9 एंड 12। तो अगर जी के हम डोमेन की बात करें तो जी डोमेन क्या होगी? 1 2 3 एंड 4, और रेंज ऑफ एफ क्या होगा? रेंज ऑफ एफ होगा 1 2 3। तो 1 2 3 क्या है? सबसेट ऑफ 1 2 3 4, यानी कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, यानी कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। बट को डोमेन एफ के लिए जरूरी नहीं है कि डोमेन ऑफ जी के इक्वल हो। ठीक है, को डोमेन ऑफ एफ कुछ भी हो सकता है, एफ का को डोमेन। ठीक है, और सॉरी एफ का को डोमेन जो हो सकता है वो कुछ भी, को डोमेन को जरूरी नहीं है कि सेम हो डोमेन ऑफ जी की। तो जरूरी क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट ये है कि रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। लेट ए फंक्शन एफ ए टू बी एंड जी C to D be two functions such that range of f subset of C, then the composition of G and F is the function of G of f A to D and G of A is G of f A। यानी कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है तो अगर A to B एक फंक्शन है F, C to D एक फंक्शन है G, तो जो कॉम्पोजिशन ऑफ जी एंड एफ होगा वो फंक्शन क्या होगा? जी ऑफ एफ यानी कि ए टू डी होगा। अगर रेंज ऑफ एफ यानी कि इस फंक्शन की रेंज यानी कि बी अगर क्या हो? सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ किसके सबसेट हो? सी का सबसेट हो, यानी कि डोमेन ऑफ जी के अगर सबसेट है रेंज ऑफ एफ, तो हम कह सकते हैं जी ऑफ एफ ए फंक्शन इज ए टू डी फंक्शन, यानी कि ए से डी के फंक्शन, एक ए सेट को डी से रिलेट करता है। let a function a to b and g c to d be two functions such that g of f is defined। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर एक फंक्शन है हमारा a to b f और g फंक्शन है C to D, देन G ऑफ F इज इंजेक्टिव। अगर G ऑफ इंजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या है? F भी क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि अगर G O F इंजेक्टिव हो तो F भी इंजेक्टिव होगा। अगर G O F सब्जेक्टिव है तो G क्या होगा? सब्जेक्टिव फंक्शन होगा। इंजेक्टिव सब्जेक्टिव मतलब 1 1 एंड 1 2 फंक्शन। तो अगर यहाँ पे देखें हम, ये हमारे पास सेट A है, ये B सेट है और ये C सेट है। तो ये फंक्शन f a सेट को b सेट के साथ रिलेट कर रहा है, और ये g फंक्शन किसको रिलेट कर रहा है? b सेट को c सेट के साथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं f ऑफ x क्या है?
एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए जो फंक्शन एफ है वो क्या है, ए से ए, बी से बी, सी से सी। तो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी बी, एफ ऑफ सी सी, यानी कि ये क्या है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ सी। इसी प्रकार जी ऑफ वाई जो है, यहाँ पर जी ऑफ वाई है, जी ऑफ ए इज इक्वल टू पी, यानी कि ए पी से रिलेट कर रहा है, बी क्यू से रिलेट कर रहा है, सी आर से रिलेट कर रहा है, डी एंड आर से रिलेट कर रहा है। तो जी ऑफ ए इज पी, जी ऑफ बी इज क्यू, जी ऑफ सी इज आर, जी ऑफ डी इज आर। तो अगर हमें इस फंक्शन को, हमारे पास जी ओ एफ फंक्शन है, जी ओ एफ यानी कि ए रिलेटेड विद बी, बी रिलेटेड विद क्यू, सी रिलेटेड विद आर। तो अगर इसमें हम देखें जो जी ओ एफ फंक्शन है, जी ऑफ एफ ए इज पी, जी ऑफ एफ बी, जी ऑफ एफ ए इज क्या होगा पी, जी ऑफ एफ बी क्या होगा क्यू, और जी ऑफ एफ सी क्या होगा आर, पी क्यू आर। तो यहाँ पे जी ऑफ एफ की बात करें, जी ऑफ एस कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन यानी कि इसकी जो रेंज है, रेंज क्या है पी क्यू आर, वो किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल है, यानी कि ये क्या होगा, कौन सा फंक्शन होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा। एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि ए सेट से लेके बी सी सेट से रिलेशन, ये क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो ये जो फंक्शन होगा ये बेसिकली क्या होगा कि पी क्यू एंड आर, रेंज क्या होगी इसकी पी क्यू एंड आर, और यहाँ पे डोमेन भी क्या है पी क्यू एंड आर। तो यानी कि ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो जी आल्सो ऑन टू, यानी कि सर्जेक्टिव, जी आल्सो क्या होगा, जी भी सर्जेक्टिव हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 चारों एलिमेंट से 3 एलिमेंट की तरफ रिलेशन जा रहा है। तो यहाँ पे भी इस फंक्शन की अगर बात करें तो इस फंक्शन, ये फंक्शन भी कैसा है, सर्जेक्टिव, यानी कि ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि इसकी जो रेंज है, जी फंक्शन की जो रेंज है वो किसके इक्वल है, कोडोमेन ऑफ सी, जी फंक्शन, कोडोमेन ऑफ जी फंक्शन। ठीक है। ऐसी अगर जी ऑफ एफ इंजेक्टिव है, जी ऑफ इंजेक्टिव का मीनिंग है कि इसके एक एलिमेंट के लिए इसका एक एलिमेंट है ना, इसके दूसरे एलिमेंट के लिए दूसरा एलिमेंट है, तीसरे एलिमेंट के लिए तीसरा एलिमेंट है, यानी कि हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट एलिमेंट है। तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, यानी कि इंजेक्टिव। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए से जा रहा है बी पे, बी से जा रहा है क्यू पे एंड सी से जा रहा है आर पे। तो यानी कि हर ईच एलिमेंट के लिए ईच डिफरेंट एलिमेंट इज देयर। तो जी ओ एफ इज आल्सो इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मीन्स 1 1 फंक्शन। अगर जी ओ एफ इंजेक्टिव फंक्शन है तो एफ भी क्या होगा, इंजेक्टिव। इफ एफ इज नॉट इंजेक्टिव देन जी ओ एफ कैन नॉट बी इंजेक्टिव। अगर एफ इंजेक्टिव नहीं है तो जी ओ एफ कभी भी इंजेक्टिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर देखें हम, एफ बी क्या है, ए से ए, 1 से 1, बी से बी एंड सी से सी, यानी कि एक डिफरेंट एलिमेंट से डिफरेंट एलिमेंट पर जा रहा है, 1 एलिमेंट से केवल 1 एलिमेंट पर जा रहा है। तो यानी कि जो एफ फंक्शन है वो भी क्या है, इंजेक्टिव। तो जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि अगर जी ऑफ एफ सर्जेक्टिव है, यानी कि ऑन टू फंक्शन है, तो जी क्या होगा, सर्जेक्टिव होगा। ठीक है। और अगर जी ऑफ एफ इंजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि 1 1 फंक्शन है, तो एफ क्या होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा। तो ये बातें याद रखने की है। तो यहाँ से दूसरी थ्योरम लिखते हैं। ये फर्स्ट थ्योरम थी, लेट ए एंड बी बी द सेट्स। लेट ए और बी क्या है, 2 सेट है। तो फॉर एनी फंक्शन एफ ए टू ए, यानी कोई भी फंक्शन ए टू ए की बात करें तो एफ ऑफ आई ए एंड आई ए ऑफ एफ एंड एफ। यहाँ पे देख लेते हैं एफ ऑफ आई ए का मीनिंग क्या है। आई ए क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, और एफ क्या है, दूसरा फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का अगर फंक्शन होगा, यानी कि ये फंक्शन किसके साथ कॉम्पोजिशन है, आई ए फंक्शन के साथ कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड आई ए फंक्शन। जैसे यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ आई ए एंड एफ फंक्शन। तो ये क्या होगा, आई ए ऑफ एफ एंड एफ ऑफ आई ए जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे फंक्शन ए है, सॉरी सेट ए है, सेट ए बी सी। यहाँ पे सेट ए इक्वल टू बी है, ए बी सी, और यहाँ पे सेट सी है, पी क्यू आर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ये सेट ए है तो ये भी सेट ए है, हमने क्या लिया, बी सेट को ए के इक्वल लिया है। तो ए सेट है, ये सेट, तो इनके बीच में जो फंक्शन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि इस एलिमेंट से सेम एलिमेंट पे, सेम एलिमेंट से सेम एलिमेंट में फंक्शन रिलेट होगा। ठीक है। दूसरा फंक्शन देख लेते हैं एफ। एफ फंक्शन क्या है, बी सेट को सी से रिलेट कर रहा है या ए सेट को सी से रिलेट कर रहा है।
तो ए से पी पे जा रहा है, बी से क्यू पे जा रहा है, सी से आर पे जा रहा है, यानी कि 1 1 फंक्शन है यहाँ पे, सब पता चलता है। और ऑन टू भी है, यानी कि बाइजेक्टिव। आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, क्योंकि ये दोनों को फॉलो करता है। यहाँ पे एक ध्यान रखने के लिए बात है, जो आई ए फंक्शन है वो ऑलवेज क्या होता है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स वो ऑन टू और ऑन वन दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम ये ए सेट है, ये ए सेट है, तो हर सेट के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे हर एलिमेंट अवेलेबल होगा। तो इस एलिमेंट से इस एलिमेंट पे जाएंगे, इससे इस पे जाएंगे, सी से सी पर जाएंगे। तो जो ये फंक्शन है ये क्या होगा, एवरी एलिमेंट के लिए डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट होगा। तो ये 1 1 हो गया, 1 से 1 एंड ऑन टू भी है, बिकॉज हर एलिमेंट के लिए अगर एक एलिमेंट यहाँ पे फंक्शन है तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तो क्या होंगे, सारे एलिमेंट किसी न किसी के फंक्शन होंगे। तो इस फंक्शन से रिलेट होंगे, इस एलिमेंट से रिलेट होंगे, सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे। तो अगर सारे एलिमेंट रिलेट होंगे तो कोडोमेन और रेंज क्या हो गए यहाँ पे, इक्वल है, कोडोमेन एंड रेंज इक्वल। तो कोडोमेन एंड रेंज इक्वल है, यानी कि ऑन टू है। तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑलवेज इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो ये बात याद रखनी है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अगर फंक्शन ऑफ आई ए निकालते हैं, एफ ऑफ आई ए, तो एफ ऑफ आई ए यानी कि ए बी सी क्या है, आई ए फंक्शन। तो एफ ऑफ आई ए यानी कि क्या लिखेंगे, एफ ऑफ आई ए। तो एफ फंक्शन क्या देगा हमें, ए के लिए पी, तो ए के लिए पी मिला। एफ ऑफ आई ए बी, एफ ऑफ आई ए बी फंक्शन के लिए, बी एलिमेंट के लिए हमें अगर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्यू एलिमेंट। और एफ ऑफ आई ए सी के लिए हमें क्या मिलेगा, आर एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एफ ऑफ आई ए इक्वल टू आई ए ऑफ एफ एंड एफ। तो एफ ऑफ आई ए तो हमने फाइंड आउट कर लिया, एफ ऑफ आई ए क्या है, पी क्यू आर है, ठीक है। अब आई ए और एफ निकालना है, तो इसे हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे आई ए ऑफ एफ निकालना है, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एफ अप्लाई किया था, यहाँ पे आई ए, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ आई ए। तो ये फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ आई ए, इसके बीच का फंक्शन। अगर यहाँ पे आई आ जाए, यहाँ पे एफ आ जाए, यानी कि ये इनके बीच का फंक्शन एफ कर दे और यहाँ इनके के बीच का फंक्शन क्या कर दे, आई ए कर दे, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन कर दे। तो आई ए ऑफ एफ, तो जो ये फंक्शन होगा वो क्या होगा, आई, ये फंक्शन जो होगा ए और सी के बीच में क्या होगा, आई ए ऑफ एफ। तो एफ ऑफ आई ए मतलब क्या है, पी क्यू एंड आर, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, आई ए ऑफ एफ क्या होगा, ए फंक्शन है, ए बी सी, बी फंक्शन के साथ रिलेट है। अगर फंक्शन एफ अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, ए से पी, बी से क्यू, सी से आर। तो यहाँ पे एफ अप्लाई किया पहले, यहाँ पे पहले आई ए अप्लाई किया था, यहाँ पे पहले एफ अप्लाई किया। तो एफ अप्लाई किया तो ए से क्या मिलेगा, पी, बी से क्या मिलेगा, क्यू एंड सी से क्या मिलेगा, आर। और फिर इसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, सेम एलिमेंट से सेम एलिमेंट हमें मिलता है। तो दोनों जो सेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एलिमेंट। तो P से क्या मिलेगा, P, Q से क्या मिलेगा, Q, R से मिलेगा R। तो आइडेंटिटी फंक्शन। तो आई ए ओ एफ अगर फाइंड आउट करें हम, आई ए ओ एफ क्या होगा, आई ए ओ एफ क्या होगा, P आई ए ओ एफ ए क्या होगा, P ए P से रिलेट होगा, B Q से रिलेट होगा और आई एफ ऑफ सी R से रिलेट होगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ आई ए पी क्यू आर है एंड आई ए ऑफ एफ इज पी क्यू आर। तो यानी कि एफ ऑफ आई ए एंड आई ए ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ फंक्शन। अगर एफ फंक्शन को देखें तो एफ फंक्शन क्या है, ए एफ फंक्शन है पी क्यू एंड आर, ए से पी, बी से क्यू, सी से आर। तो आई ए ऑफ एफ एंड एफ ऑफ आई ए आर इक्वल एंड आल्सो इक्वल टू एफ फंक्शन, बिकॉज एफ फंक्शन आल्सो गिव्स अस पी क्यू एंड आर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। इसी तरीके से आई ए ऑफ एफ एंड हमारे पास दूसरा फंक्शन है, बी से ए फंक्शन है, जी फंक्शन है, जो बी और ए को रिलेट करता है, ठीक है। तो बी और ए को रिलेट करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई ए ऑफ एफ जी होगा इक्वल टू जी एंड जी ऑफ आई ए बी क्या होगा, जी, ठीक है। तो डेफिनेटली एक फंक्शन है एफ ए टू बी a given function if there exists a function g b to a such that f of g I b and g of f is I a, then g is called inverse of f। अगर हमारे पास एक फंक्शन है f a to b और एक हमारे पास अनदर फंक्शन है g जो कि क्या है b to a है, तो
एफ और जी इनवर्स होंगे अगर जी एफ ऑफ जी आई बी के इक्वल हो और जी ओ एफ क्या हो आई के इक्वल हो, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इनवर्स एफ। तो यानी कि कोई भी फंक्शन ए टू बी है तो उसके लिए अगर एक फंक्शन बी टू ए देखे तो उसमें क्या होगा, एफ ऑफ जी आई बी के इक्वल होगा एंड जी ओ एफ आई ए के इक्वल होगा, और जी फंक्शन को क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ एफ, यानी कि जी एफ इनवर्स के इक्वल होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये फंक्शन है हमारे पास ए एक्स वाई जेड, बी फंक्शन है ए बी सी, और ये फिर जी फंक्शन है एक्स वाई जेड। जी फंक्शन क्या है हमारा बी टू ए, यहाँ पे हम देख चुके हैं जी फंक्शन है बी टू ए और एफ फंक्शन है ए टू बी। तो एफ फंक्शन है ए टू बी, जी फंक्शन है बी टू ए, तो जी ऑफ एफ क्या होगा, जी ऑफ एफ होगा ए टू ए। तो यहाँ पे अगर देखें एफ एक्स क्या है ए, एफ वाई क्या है बी, एफ जेड क्या है सी। ऐसे यहाँ पे जी देखिए जी ए क्या है एक्स, जी बी क्या है वाई एंड जी बी जी सी क्या है जेड, जी सी क्या है यानी कि जेड। सी एलिमेंट के लिए फंक्शन क्या वैल्यू देता है, जेड वैल्यू। दिस इज द फंक्शन एफ ओ सॉरी जी फंक्शन, ये जी फंक्शन है। जी फंक्शन के लिए ए बी सी को एलिमेंट पुट करने पर क्या एलिमेंट हमें मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फंक्शन या रेंज। रेंज ऑफ जी, दिस इज रेंज ऑफ एफ। तो यहाँ पे अगर देखें जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स देखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स यानी कि ये फंक्शन हो जाएगा सीधा ए टू सी ए। तो जी ऑफ एफ एक्स से हमें क्या मिला, जी ऑफ एक्स से हमें मिला एक्स, एक्स से क्या मिल रहा है एक्स, जी ऑफ एफ वाई क्या है वाई, और जी ऑफ एफ जेड क्या है जेड। तो यानी कि एक्स से एक्स, वाई से वाई, जेड से जेड। तो एक्स वाई जेड बेसिकली क्या है, ए एलिमेंट है। तो जी अगर x से x, y से y और z से z पे जा रहा है, यानी कि रिलेशन x से और x के बीच में, तो हम हमेशा क्या कहेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि a का आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अगर a फंक्शन है तो जी ओ एफ ए फाइंड आउट करते हैं, हम जी ओ एफ फाइंड आउट करते हैं ये फंक्शन। तो ये जो जी ओ एफ फंक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए के आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं x से x, y से y और z से z, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये तो प्रूव हो गया जी ऑफ एफ, यानी कि जी ऑफ एफ इज आई है। अब एफ ऑफ जी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी फंक्शन है, जी फंक्शन क्या है, जी फंक्शन बेसिकली क्या है, बी से ए में जाता है, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू जेड। तो जी फंक्शन क्या है, बी से ए के लिए। तो जी फंक्शन है बी से ए के लिए, बी में क्या कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी। तो ए बी सी, तो ए बी सी से कौन से एलिमेंट फाइंड आउट मिल रहे हैं हमें, एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वाई एंड जेड हमें मिल रहे हैं एलिमेंट। ऐसे ही एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन किससे क्या है, ए टू बी रिलेशन है। तो ए में क्या एलिमेंट है, एक्स वाई एंड जेड। तो ए में देख सकते हैं हम, ए में जो एलिमेंट देख सकते हैं हम वो कौन से हैं, एक्स वाई एंड जेड, और बी में एलिमेंट ए बी सी, यानी कि ए बी सी। तो जब एफ फंक्शन को ए फंक्शन रिलेट करेंगे ए से बी की तरफ, तो अगर एफ ऑफ जी लिखेंगे तो एफ ऑफ जी क्या होगा, बी फंक्शन को रिलेट करेगा बी से। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ ए होगा, ए से ए पे, बी से बी पे, जी एफ ऑफ जी बी, एफ ऑफ जी सी से सी मिल रहा है, यानी कि ए से ए, बी से बी, सी से सी, यानी कि कौन सा फंक्शन मिल रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन से सेट का, बी सेट का। तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ जी इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी सेट, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी सेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी एफ ऑफ जी इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी सेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जी एंड एफ क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। तो जो जी फंक्शन है और एफ फंक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। यानी कि अगर जी फंक्शन ए टू एक्स है तो एफ फंक्शन क्या होगा, एक्स टू ए होगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं अगर जी फंक्शन ए टू एक्स है तो एफ फंक्शन एक्स टू ए होगा। यानी अगर ए से एक्स पे जा रहे हैं, एक्स पे जा रहे हैं, तो एक्स टू ए क्या होगा, जी फंक्शन होगा ये। अगर एफ फंक्शन है तो एफ और जी दोनों क्या होंगे, इनवर्स होंगे। द फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी एन इनवर्स। ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमारे पास एफ है उसका इनवर्स तभी अवेलेबल होगा, तभी एग्जिस्ट कर सकता है अगर एफ क्या हो, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। आई एफ अगर बाइजेक्टिव फंक्शन हो या बाइजेक्शन हो, बाइजेक्शन का मीनिंग है 1 1 एंड 1 2। अगर 1 1 और 1 2 फंक्शन है तभी क्या होगा, एफ ऑफ एफ
का जो एफ फंक्शन है उसका इन्वर्स अवेलेबल